नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे यूट्यूब चैनल को आप अगर रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। एक एस्पिरेंट के प्रिपरेशन की जर्नी में अगर कुछ चीज उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है, तो वो है आपका पीवाईक्यूज। ठीक है, अब पीवाईक्यूज से आप समझ पाएंगे कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोर ओवर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। राज सर ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही रहे हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यूज, मैं ज्योग्राफी के डिस्कस करूंगा और थोड़ा डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी का एज अ सब्जेक्ट में अगर बात करूं तो आप लोग एक चीज देखिएगा, पिछले कुछ सालों से ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ रहा है। ज्योग्राफी के यूपीएससी के लास्ट ईयर पीवाईक्यू टोटल मतलब क्वेश्चंस कितने थे ज्योग्राफी के, आपको अगर मालूम होगा तो पता चलेगा 20 से 22 क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ज्योग्राफी से था। ठीक है, स्टेट पीसीएस कोई भी आप देख लीजिए, आपको ज्योग्राफी का वेटेज एक सब्सटेंशियल अमाउंट मिलेगा। सो ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस जर्नी में। ज्योग्राफी में आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको थोड़े एनालिटिकल, थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एग्जामिनर आपसे फैक्चुअल भी पूछेगा, तो एग्जामिनर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे ज्योग्राफी में। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पे पूछा गया है कि इनमें से आप बताओ फ्रेश वाटर लेक कौन से हैं। चिलिका है, सांबर है, उलर है, लोकटाक है। लेक कौन सा, ये सब लेक्स हैं। ठीक है, इन लेक्स में से विच ऑफ दिस आर द फ्रेश वाटर लेक, ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, एक लेक कब वो सलाइन हो, कब वो थोड़ा उसका पानी खारा हो, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। मान लीजिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये है चिल्का लेक। चिल्का लेक आपके उड़ीसा में है। आपको ये चिल्का लेक कहां दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल से पूरा सटा हुआ है। ठीक है, अगर सटा हुआ रहेगा एक लेक तो क्या होगा, देयर विल बी इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब खारा पानी सागर से चिल्का लेक में मिलने की संभावना है। आप लोग अगर लॉजिकली में समझाने, आप अगर मान लीजिए फैक्चुअल आपको नहीं आता है, आप लॉजिकली जाइए, ये सागर से सटा हुआ है तो क्या होगा, नमकीन पानी, खारा पानी आने का संभावना है। तो ये क्या फ्रेश वाटर हो सकता है। फ्रेश वाटर पानी मतलब जहां खारापन ना के बराबर। ठीक है, आप जो पानी पीने के लिए यूज करते हैं वो है फ्रेश वाटर। ठीक है, तो अब चिल्का लेक बताइए फ्रेश वाटर होगा, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज लोकटक लेक, आपको पता है यहां पे क्या है, मणिपुर में है, फ्लोटिंग है, यहां पे हम लोग फुमदीज मिलता है, यहां पे हमें पता है। लोकटक लेक कहां पे है, सागर से सटा हुआ है, नहीं है, ये तो लैंडमास के भीतर वाला एक लेक है। तो आप मुझे बताइए ये फ्रेश वाटर होगा या सलाइन होगा, फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, नाउ नेक है उलर लेक। ठीक है, उलर लेक है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए वुलर लेक सलाइन होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज आप लोगों ने क्या देखा कि सागर से सटा हुआ होगा तो वो खारा हो जाएगा, लैंड के बीच में होगा तो नमकीन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज, सांबर लेक तो राजस्थान के बीचों बीच है, ये क्यों खारा बन गया। अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इंडियन ज्योग्राफी, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, लूनी जो रिवर है वो जब बहती है, बहने के बाद क्या होता है, रन ऑफ कच्छ में वो गायब हो जाती है। क्यों, इवेपोरेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, पानी अपना नमकीन नमकीन छोड़ के, मतलब आपका सॉल्ट को छोड़ के पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो सांबर लेक में भी देखिए आप वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा है। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एंड इनलैंड का ये सबसे बड़ा खारा लेक है, सलाइन वाटर का सबसे इनलैंड में लार्जेस्ट है ये इंडिया में। तो ठीक है, आप अगर मान लीजिए ऑप्शन से आप इसको देखना चाहेंगे तो ऑप्शन में देखिए चिल्का लेक तो आपको मालूम है कि ये उड़ीसा में है और वहां पे तो हो नहीं सकता। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड वगैरह आते हैं, आपको चिल्का लेक तो बेसिक है, आपको पता ही होना चाहिए। कुछ ही लेक्स हैं हमारे इंडिया में, चिल्का, वेम्बनाड, ठीक है, वुलर हो गया, लोकटाक हो गया, कुछ लेक्स हैं जो हमें पता होना पड़ेगा। ठीक है,
तो अभी देखिए चिल्का तो नहीं है, तो चिल्का नहीं है तो एक ऑप्शन तो निकल ही गया ना, 3 ऑप्शन निकल के देखिए, 1 ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? सी। समझ में आ गया? ये है आपके पीवाईक्यू, फैक्चुअल बेस्ड है, लॉजिकली आप भी देखने चाहेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाता ये। अब देखिए दूसरा सवाल, ये क्वेश्चन है आपके ग्लेशियर के ऊपर, ग्लेशियर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी अगर आपको मान लीजिए चारों स्टेटमेंट नहीं आता है, अगर आपको एक स्टेटमेंट आता ना तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेते। मैं आपको समझा देता हूं पहले कौन सा क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। मान लीजिए, ठीक है, अब क्या होता है, एस्कर्स क्या है, एक सेकंड, आप जब ग्लेशियर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे ना तो मान लीजिए ये एक ग्लेशियर यहां से फ्लो हो रहा है, ये पूरा ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर है, तो क्या होता है, मोरेन्स, मोरेन्स होते हैं जो आपका ग्लेशियर से सटा हुआ पत्थर है, तो वो आपका डिपॉजिट हो जाता है एंड में, ग्लेशियर के एंड में, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ऐसे लैंडफॉर्म मिलेंगे, जैसे मान लो ये है ग्लेशियर, ग्लेशियर के बीचों बीच आपको कुछ ऐसा लैंडफॉर्म दिखेगा, ठीक है, जो थोड़ा ऊंचा हुआ होगा और वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है आपका ग्लेशियर का, ऐसा कुछ लैंडफॉर्म आपको ग्लेशियल रीजन में आपको दिखेंगे। अब ये क्या है, मोरेन्स तो वो हो गए जो आपके साइड में एंड में डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन एस्कर्स वो होते हैं, जैसे अगर ग्लेशियर अगर मेल्ट होता है तो क्या होता है, उसके नीचे अंदर से यू विल सी स्ट्रीम फ्लोइंग, पानी का नदी की तरह बहाव होना शुरू हो जाता है। ये जब नदी का बहाव होगा अंदर से तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी देखते हैं आपके बगल में जो नदी वगैरह होगा वो लोग डिपोजिशन करते हैं, तो ग्लेशियर के नीचे जो नदी रहेगा वो भी डिपोजिशन करता हुआ जाता चलेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ क्या होता है, जब द ग्लेशियल द होल ग्लेशियल अगर इट मेल्ट्स, उसके बाद क्या हो जाता है, वो डिपोजिशन वाला लैंडफॉर्म ही हमको दिखता है, बाकी और कुछ मिलता नहीं हमें, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि ये जो मैं मोरेन का बात बोल रहा था ये किससे फॉर्म हुआ, इट वॉज बीइंग फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर। लेकिन ये एस्कर्स किस वजह से फॉर्म हुआ, इट वॉज अ डिपोजिशनल फीचर्स formed by the water stream that was flowing within the glacier। समझ में आया? एक कॉन्सेप्चुअल चीज ही था, उससे आप लोग, अब ये मैं समझाऊंगा ड्रमलिन वगैरह क्या है, लेकिन आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए इसमें आपको ये चीज पता है कि क्या पता है, while eskers are built by glacier stream और ड्रमलिन रिजल्ट फ्रॉम ग्लेशियर एक्शन, ये आपको पता है कि फोर्थ वाला तो करेक्ट है, ठीक है। और मोर ओवर ये जो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेराइन विथ एस्कर्स, नहीं, बास्केट ऑफ एग, अभी देखिए यहां पे, अब ड्रमलिन के बारे में समझा देता हूं। ड्रमलिन क्या है, मान लीजिए एक ग्लेशियर यहां से फ्लो होने वाला है, ठीक है, मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ऐसा फ्लो करेगा। जब ये ग्लेशियर फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसके नीचे जो आपके पत्थर सटे हुए होंगे ये करता हुआ जाएगा, क्या हुआ इस टाइम पीरियड में, वो करता जाएगा एब्रेशन, जहां पे वो रगड़ के चला जाता है सरफेस को, ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका ये सरफेस स्मूथ बन जाएगा। लेकिन जब ये ग्लेशियर नीचे उतरेगा तो इस रीजन में वो क्या करता है, ही विल स्टार्ट प्लकिंग, प्लकिंग मतलब उस जगह को कुरेदता हुआ चला जाएगा, और जब वो कुरेदता हुआ चला जाएगा आपको ये लैंडफॉर्म कुछ ऐसे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। मान लो इस रीजन से ग्लेशियर पार होके गया है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको लैंडफॉर्म दिखेंगे। तो लैंडफॉर्म आपको दिखने में कैसा लग रहा है, ऐसा ऐसा अगर होगा तो थोड़ा अंडा का जैसा लग रहा है, अंडे अगर बास्केट में होता है तो कैसा दिखता है, ऐसा टाइप का शेप के दिखता है। तो हमें क्या मालूम चलता है, ये है आपका ड्रमलिन और एस्कर जो मैंने बोल दिया जो स्ट्रीम के वजह से फॉर्म हुआ, ठीक है। दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, while एस्कर आर बिल्ड बाय ग्लेशियर स्ट्रीम, ड्रमलिन आर रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर एक्शन। सही है, ग्लेशियर की वजह से मैंने बता दिया ड्रमलिन फॉर्म हुआ, एस्कर की वजह से फॉर्म हुआ स्ट्रीम की वजह से। अब मैंने क्या बोला, बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेराइन विद एस्कर्स, नहीं, ड्रमलिन की वजह से हमें आपका बास्केट ऑफ एग मिला था ना। अब क्या है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है
तो अब क्या होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, 1 और आपका सी एलिमिनेट, ए और सी एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा बोल रहा है क्या, वाइल एस्कर्स आर बिल्ड बाय गैसियस स्ट्रीम्स, चौथा करेक्ट है। चौथा अगर करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, बी बचा। ठीक है, अगर आपको ये बाकी दोनों वाला पता ही नहीं है कि कहां पे ग्रेवल आता है, कहां पे सैंड है, कहां पे बोल्डर है, कहां पे क्ले है, अगर आपको ये दो कॉन्सेप्चुअल वाले चीज अगर आपको आते हैं तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो द आंसर इज व्हाट, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question is asking you about comparing between Himalayan river and the peninsular river. अब देखिए, when we study Indian geography, Himalayan rivers what are the result of glacier melting of the glaciers. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारी गंगा कहां से निकली, गंगोत्री हो गई, या फिर हमारी यमुनोत्री हो गई, ब्रह्मपुत्र निकलता है, इंदस निकलता है, तो ये सब रिवर कहां से निकल रहे हैं, हिमालय से, ग्लेशियर मेल्ट होके निकल रहे हैं। ठीक है, अब अगर किसी रिवर का सोर्स ग्लेशियर होगा तो उसका क्या होगा, पानी विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, दैट मींस व्हाट, इट इज व्हाट, पेरेनियल रिवर। ठीक है, हमारे हिमालय के रिवर पेरेनियल रिवर है, मगर पेनिनसुला में आपको, पेनिनसुलर इंडिया में आपको ग्लेशियर दिखता है कहीं पे, दिखता है तमिलनाडु में, दिखता है क्या आंध्र प्रदेश में, दिखता है क्या आपको महाराष्ट्र में, कहीं पे दिखता है आपको, नहीं है। तो जो आपका पेनिनसुलर वाले रिवर्स है, तो फिर उस रिवर्स में पानी कहां से आता है, वो पानी आएगा आपके बारिश से। ठीक है, तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर कि हिमालयन रिवर्स, ओके, दे विल ऑल्सो बी व्हाट, सपोर्टेड बाय रेन वाटर, मानसून आता है तो दे आर ऑल्सो गेट सपोर्ट, बट देयर एक्चुअल सोर्स इज व्हाट, ग्लेशियर्स। बट द पेनिनसुलर रिवर वी डोंट फाइंड ग्लेशियर ओवर देयर, सो द सोर्स विल बी व्हाट, रेन वाटर. Now the second statement, gradient of Himalayan river is steeper than the peninsular river. Obviously हमारे हिमालय से जो नदी निकल रही है, आप सोचो एवरेज 6000 आपका 6500 मीटर से वो पानी आ रहा है, तो उसका ग्रेडियंट मतलब क्या, जो एंगल से वो फ्लो हो रहा है। मान लीजिए अगर मान लो इस पहाड़ से आपका पानी आ रहा है, नदी आ रहा है, तो इसका स्लोप क्या हुआ, मान लो ये 30 डिग्री हुआ, तो ये ग्रेडियंट ज्यादा हुआ हमारे हिमालयन रिवर का। लेकिन पेनिनसुलर रिवर में क्या, ग्रेडियंट कम होगा ना, मान लो 10 डिग्री से वो पानी गिर रहा है ऊपर नीचे, समझ में आ गया। तो हिमालयन रिवर का ग्रेडियंट ज्यादा होना तो ऑब्वियस है, क्योंकि वो हिमालय से आ रहा है। नाउ पेनिनसुलर रिवर कॉजेस मोर इरोजन ऑन इट्स वे इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर। अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर कोई नदी बहुत ऊंचे पहाड़ से आ रहा है तो उसका फ्लो का स्पीड ज्यादा होगा, या पेनिनसुलर रिवर जो नॉर्मल सतह जिसका ग्रेडियंट कम है, बहाव कम है, उसका इरोजन कैपेसिटी ज्यादा होगा। जो आपका ऊपर से ज्यादा आएगा उसका पावर ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा फोर्स से आएगा नीचे, और ज्यादा फोर्स से आएगा तो इरोजन वो ज्यादा करेगा। समझ में आया? तो तीसरा स्टेटमेंट गलत। तो कौन सा बचा हमारा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है, तो आंसर इज ए। क्लियर है? नेक्स्ट जो मैंने बता दिया डायग्राम के था, कौन से हमारे हिमालयन रिवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। प्रॉपर्ली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को वर्ड्स पे इंफेसिस करना जरूरी था। पहले तो पूछा लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया हमें पता है जो आपके अफ्रीका में है, और हमारे वर्ल्ड का जो हमारा नाइल रिवर है उसका इनिशिएशन पॉइंट है क्या, लेक विक्टोरिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बोल रहा है थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। बोला है क्या, फ्रेश वाटर, थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। यहां पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर स्टेटमेंट बोलता कि इट इज व्हाट, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड अमंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जमीन में कितना जगह वो कवर करता है, उसके हिसाब से अगर बोलता कि जमीन में थर्ड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, तो ये सही बैठता। लेकिन बोल दिया फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में थर्ड में नहीं, सेकेंड में है। नेक्स्ट चीज आप उसको डायग्राम से समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला ना, लार्जेस्ट लेक्स क्या है, सबसे बड़ा कैस्पियन सी, लेकिन इसका पानी खारा है, ठीक है, खारा होने के वजह से इट इज द लार्जेस्ट बट इट इज खारा। सो फ्रेश वाटर में फर्स्ट कौन है, लेक सुपीरियर, जो आपको दिखेगा यूएसए में,
ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। फ्रेश वाटर में आपका सेकंड आता है लेक विक्टोरिया, फ्रेश वाटर में थर्ड आपका आता है लेक ह्यूरॉन, फिफ्थ आता है लेक मिचिगन। ये सब आपके लेक ग्रेट लेक्स होते हैं, ग्रेट लेक्स बोला जाता है इनको, इन सभी को, ठीक है। ये है आपके नॉर्थ अमेरिका में। और फ्रेश वाटर में दूसरा है आपका लेक विक्टोरिया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, बोल रहा है इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अफ्रीका का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, ठीक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केन्या। आप बताइए लेक विक्टोरिया के अगल बगल में हमसे कौन सा देश दिख रहा है? केन्या दिख रहा है, युगांडा दिख रहा है, तंजानिया दिख रहा है। क्या रवांडा इससे सटा हुआ है? नहीं है, रवांडा तो दूर है इससे, तो इट विल नॉट बी 4 कंट्री, इट विल बी 3 कंट्री, ठीक है। नाउ द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज नाइल रिवर। हाँ सही बात है, लेक विक्टोरिया से सिर्फ एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइल रिवर। क्या क्लियर है? अब देखिए कुछ लेक्स है वर्ल्ड में, कुछ ऐसे तो लेक्स के बारे में पूछा नहीं जिसको आप पढ़ना नहीं चाहिए आपको। मान लीजिए कोई साउथ अमेरिका छोटा लेक है, उसके बारे में तो नहीं पूछा। एग्जाम में क्या पूछा है? मेजर दो मतलब बड़े बड़े लेक्स, हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो बड़े लेक्स के बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे ना, उसके बारे में तो पूछेगा ना। अब छोटा लेक मान लीजिए 9वां या 10वां लेक के बारे में तो नहीं पूछ रहा है ना। तो इट इज ऑब्वियस कि हमें ये चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव, ठीक है। अब हीट वेव क्या है? हीट वेव आज अब कल अगर आप लोग इंडिया में आप लोग अगर देखे होंगे तो क्या होगा, मई से हम लोग मतलब अप्रैल के लास्ट एंड से हमें दिखता है कि गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हीट वेव ये है कि जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4-5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर हमें एक एरिया पे दिखे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लो 3-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं हीट वेव। अब देखिए हीट वेव का क्राइटेरिया है, क्या है क्राइटेरिया? बेसिक डेफिनेशन का चीज पूछा है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। हीट वेव क्या बोला गया है? इट हैज टू बी, पहला स्टेटमेंट बोलते हैं हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन। नहीं, प्लेन के लिए इट इज 40 डिग्री, हिल स्टेशन के लिए, हिली एरियाज के लिए इट इज 30 डिग्री। तो स्टेटमेंट को अदल बदल कर दिया है, ठीक है। तो नीडर वन नॉर टू, दोनों ही गलत है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राजील। ठीक है, समझ में आ गया। At some point of time, these continents were joined together along the Atlantic coast. ठीक है, आप अगर बेसिक ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपने एक चीज सुना होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सिंपल चीज है, पढ़ाई होगा, बेसिक ज्योग्राफी में आता है। तो वहां पे क्या बोला गया था कि पहले सभी कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे। आपने सुना ही होगा पेंजिया के बारे में, पेंथलासा के बारे में। और ये हम सब्सटेंशिएट किस तरह से करते हैं? आप मेंस में भी आंसर लिखते होंगे तो आप लोग सब्सटेंशिएट करते हो ना, हमें फॉसिल्स, कुछ फॉसिल्स है जो हमें इस जगह में मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉसिल्स ऑफ ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल्स, लिस्टोसोरस, ये वाला हमें हमारे इंडिया में भी मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है, एंटार्क्टिका में मिलता है। तो आप ऐसे बोल देते हैं कि फॉसिल का एविडेंस इसी जगह में मिला है, तो शायद ये जगह पहले सटे हुए थे। तो वही तरह से साउथ अमेरिका और अफ्रीका भी सटा हुआ था, ठीक है। और इस तरह जैसे गोंडवाना लैंड हम लोग पढ़ते हैं ना, गोंडवाना लैंड पहले दोनों, ये दोनों एक साथ सटे हुए थे, ठीक है। तो इस जगह में है आपका क्या, घाना अफ्रीका का, और इस जगह में ही आपका क्या है, ब्राजील। और दोनों ही दे आर फेमस फॉर व्हाट, गोल्ड। हमें वहां पे गोल्ड मिलता है। तो उससे क्या मालूम चलता है कि दिस टू प्लेस, अगर दोनों ही प्लेस में, दोनों जगह में अगर हमें मिलने मतलब संभावना बढ़ जाती है तो शायद पहले जमाने में दोनों जुड़े हुए होंगे, ठीक है। सिंपल आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ठीक है। रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना और ब्राजील में, और रीजन ये है। तो आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करंट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आप अगर पूरा क्वेश्चन आप लोग, अभी हम लोग तो और पीवाईक्यूज देखेंगे, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एकदम बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन। से फॉर एग्जांपल लास्ट यूपीएससी में टोटल क्वेश्चन कितने आए थे, 20-22 मान लो, और वो सब भी क्वेश्चन भी वैसे ही थे। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में भी देखेंगे तो आपको वो पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा आपको। तो आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, आपसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा जा रहा है।
तो 20 और 22 मार्क अगर मतलब 20 और 22 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं तो अराउंड 44 मार्क्स। इट्स नॉट ए जोक फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जहां पे आपका कट ऑफ 85, 90, 95, 100 तक जाता है, जहां पे आपका अगर 44 मार्क या 45 मार्क सिक्योर्ड हो जाता है, तो आप सोचिए आपका सिलेक्शन जर्नी कैसा रहेगा। ठीक है, सो हमारा ये पीवाई का एनालिसिस, पीवाईक्यू का एनालिसिस जारी रहेगा। आप लोग समझ, ये इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग समझ पाए कि किस सब्जेक्ट में इंफेसिस करने से आपका ज्यादा आपको लाभ होगा, कौन सा एरिया पे आप फोकस करेंगे आपको ज्यादा फायदा देगा। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे पीवाईक्यू सीरीज का। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा है तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई डाउट है काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द video kindly like, comment, share and subscribe the channel. ठीक है, thank you so much for watching the video. Take care.